एक बार फिर से आपका स्वागत है धीरज कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग की क्लासेस कर रहे हैं सी प्लस प्लस में। तो जहां हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी, यह हमारी दूसरी क्लास है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं रूल्स इन सी प्लस प्लस। यह हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हम जितने भी सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड, वह सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। सारी प्रोग्रामिंग हम मेन के अंदर ही लिखेंगे, चाहे वो इंट मेन हो या वाइड मेन हो। यह सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम उसी से आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। हमने यहाँ तक 7th पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था कि हम किसी भी चीज़ को, अगर 5th पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करेंगे। यह सारे हेडर फाइल्स हैं, काफ़ी सारे हेडर फाइल्स होते हैं। हमने यहाँ पे 3 नाम ले रखा है, आईओ स्ट्रीम, कोनियो स्ट्रिंग। इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में आगे होना है। आज हम लोग एक प्रोग्राम तो डेफिनेटली बनाएंगे हम लोग सी प्लस प्लस में और आपसे एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख लें, क्योंकि सीक्वेंस में ही आपको समझ में आएगी बातें। और यह हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब कि किस तरह की वैल्यू आपको एक्सेप्ट करना है, और सी प्लस प्लस में उसको एक्सेप्ट करने के लिए कितने तरह के डेटा टाइप अवेलेबल है, वह हमने नीचे लिख भी रखा है। जैसे आप देखो, कैर, इंट, फ्लोट, लॉन्ग डबल, यह 6 तरह के डेटा टाइप हैं हमारे पास, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर हमें अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करना है तो हम इसके लिए कैर लेंगे, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो गया। जैसे आप एड्रेस देखते हो RZ137 या कोई स्पेशल सिंबल, उन सब के लिए कैर हम यूज करेंगे। अगर आपको बिना डेसिमल की वैल्यू लेनी है, वह वैल्यू छोटी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू का मतलब कि जिसका कैलकुलेशन 32,768 तक में अगर कवर हो रहा है, तो हम उसके लिए इंट को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उससे बड़ी वैल्यू है और बिना डेसिमल की है, तो हम उसके लिए लॉन्ग को प्रेफर करेंगे। और फ्लोट में डेसिमल वैल्यू आती है, डबल में भी डेसिमल वैल्यू आती है, और लॉन्ग डबल में भी डेसिमल वैल्यू आती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इंट और उसके नीचे लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी इंट में छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया 32,768 तक की वैल्यू आती है, और लॉन्ग में काफ़ी बड़ी वैल्यू बिना डेसिमल की आएगी। जितनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है आप करो। उसी तरह से फ्लोट में भी डेसिमल वैल्यू आएगी। फ्लोट से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आप डबल में ले सकते हो, और उससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू लॉन्ग डबल में आप ले सकते हो। इन सब का कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है प्रोग्रामिंग में, वह सब आगे डिस्कस किया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। यह मैंने यहाँ लिखा है, कैर कंप्यूटर के मेमोरी में 1 बाइट जगह लेता है, यानी सबसे कम जगह क्या लेता है हमारा, कैर लेता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, इंट 2 बाइट जगह लेता है, फ्लोट 4 बाइट जगह लेता है, लॉन्ग 4 बाइट जगह लेता है, डबल 8 बाइट जगह लेता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट जगह लेता है कंप्यूटर के मेमोरी में। अगर आपकी छोटी कैलकुलेशन है तो आप प्रेफर करो कि आप क्या ले लो, इंट ले लो। इंट में फिर वो कंप्यूटर के अंदर 2 बाइट जगह लेगा। लेकिन अगर आप बिना डेसिमल की वैल्यू लेना है और आपने लॉन्ग ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज इतने स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग वही है जिसमें आप कम से कम स्पेस लेकर के प्रोग्राम को आप बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कि अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम को बनाने में हमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कैसे वेरिएबल लेते हैं, यह लिखा हो। जैसे आप देखो, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है इंट ए, और उसी के सामने हमने लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 10। मतलब यह बनता है कि जो इंट ए है, यानी आप जो वेरिएबल बना रहे हो इंटीजर टाइप बना रहे हो। वेरिएबल बनाने का रूल होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो डेटा टाइप का मतलब हो गया इंट, और वेरिएबल का नाम हो गया ए। यानी ए नाम के वेरिएबल में बिना डेसिमल वाली वैल्यू आप ले सकते हो। और सामने जो हमने लिखा है आई एन टी ए इक्वल टू 10, यानी हमने वेरिएबल भी बना लिया ए नाम का, और उसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर दी 10। यानी ए के अंदर क्या वैल्यू चली गई, 10। हमेशा ध्यान रखना है आपको, इक्वल टू जहां हो उसके राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होती है। आप इसके नीचे भी देखो, अगर आपने केवल लिखा है आई एन टी ए,
तो फिर आप ऐसे असाइन करोगे a इक्वल टू 10 है, a में क्या चला गया 10, और जो ऊपर लिखा हुआ है INTA इक्वल टू 10, यह दोनों चीज़ों को फुलफिल किया, यानी वेरिएबल भी डिक्लेयर हुआ और वैल्यू भी चली गई। इसके नीचे आप देखो पॉइंट है आपका वैलिड वेरिएबल नेम, यानी जो वेरिएबल का नाम आप लोगे, जैसे आपने यहाँ पे a लिया, तो जो वेरिएबल का आप नाम लोगे वह वेरिएबल का नाम आपका कैसा होना चाहिए, किस तरह के वेरिएबल का नाम आप ले सकते हो। जैसे यहाँ देखो आप नम, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, कैसे भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप वेरिएबल का नाम। यह ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम, जैसे हमने ऊपर ए लिया था, तो अगर आप स्मॉल में ए लिखते हो और कैपिटल में ए लिखते हो, दोनों कंप्यूटर उसको डिफरेंट समझेगा, दोनों की मीनिंग कंप्यूटर में अलग हो गई। कि अगर आपने ए नाम का वेरिएबल एक जगह स्मॉल में यूज कर लिया और एक जगह आपने कैपिटल लिखा, तो दोनों को वह डिफरेंट समझेगा। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नम, पहला लेटर कैपिटल में है, सही है तरीका। वैलिड वेरिएबल नेम आप कैसे भी लिखो, नम स्मॉल में लिखो, पूरा कैपिटल में लिखो, मिक्स करके लिखो। कोई भी वेरिएबल का नाम आप अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, वेरिएबल के लास्ट में आप डिजिट्स ले सकते हो। आप ऐसे नम अंडरस्कोर 1 ले सकते हो, आप एक कैरेक्टर का भी वेरिएबल नाम ले सकते हो। आप A1 जैसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम है, यह सारे वेरिएबल नेम सही है। ब्रेक है, ए भी सही है, क्योंकि बी यहाँ पे कैपिटल है। इनवैलिड वेरिएबल नेम, यानी आप ऐसा नहीं ले सकते वेरिएबल जो नीचे है। कभी भी वेरिएबल जैसे नम स्पेस 1 है, यानी कभी भी जो वेरिएबल आप लोगे उसमें आप स्पेस नहीं ले सकते हो बीच में। दूसरी बात, नम डैश 1 है, यानी कभी भी माइनस का साइन, डैश, प्लस, कोई भी स्पेशल सिंबल वगैरह आप यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, अंडर स्कोर अलाउड है, जैसा हमने ऊपर लिया है। देखो आप नम अंडर स्कोर 1, यह सही है, लेकिन नम डैश 1 बिल्कुल नहीं सही है। फिर नम क्वेश्चन मार्क, यानी कभी भी वेरिएबल के नाम में आप कोई स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते। उसके बाद है 1 नम, यानी कभी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप देखो नीचे फिर है 1A, गलत है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ ब्रेक गलत है, जबकि ऊपर जो ब्रेक लिखा है वहाँ हमने बोला आपको सही है। ब्रेक एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है C++ के अंदर। तो जो भी रिजर्व वर्ड होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। तो अगर आपने स्मॉल में ब्रेक ले लिया तो कंप्यूटर उसको कीवर्ड समझ लेगा। लेकिन अगर ऊपर आपने बी कैपिटल लिख दिया है तो कंप्यूटर उसको फिर कीवर्ड नहीं समझेगा, वह एज अ वेरिएबल वहाँ पे काम कर जाएगा। इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आप इन सारी चीज़ों को आप जरूर अपने रजिस्टर पे सीक्वेंस में लिखना है आपको, तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी और आप अपने से प्रोग्राम आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि आज हम एक प्रोग्राम तो डेफिनेटली बनाएंगे, अगर रहा तो हम आगे और भी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन है WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन स्क्रीन। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है C++ के अंदर कि आपका नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। इसके लिए आपके कंप्यूटर में C++ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप आसानी से आप गूगल पे सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है। यह सारे सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको कोडिंग क्या करना है, सबसे फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखा है #include iostream.h, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है void main और 2 कर्ली ब्रैकेट और उस बीच में हमने धीरज कुमार लिख रखा है। जैसा कि कोडिंग करनी है कि आपको अपना नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। और मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को अगर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो उसमें आपको किस कमांड का यूज करना होता है, Cout का। एक रूल और बताया था हमने आपको कि कुछ भी अगर आपको कोडिंग लिखनी है तो वह मेन के अंदर ही लिखना होता है। अब लाइन के लास्ट में सेमीकोलन भी आपको यूज करना है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके नाम को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा सके। तो सबसे पहले आप देखो पहली लाइन लिखी है हमने #include iostream.h। यह कंपलसरी है,
हर प्रोग्राम के लिए क्यों कंपलसरी है कि नीचे जो आप सी आउट लिख रहे हो और सी आउट से स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ डिस्प्ले होती है, यह सी आउट की सारी इंस्ट्रक्शन इस iostream.h हेडर फाइल में मेंशन है। तो अगर आप नीचे मेन के अंदर अगर आप इस सी आउट को आप यूज करोगे तो आपको ऊपर iostream लिखना पड़ेगा, नहीं तो सी आउट काम नहीं करेगा। और आगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और डिटेल आपको डिस्कस करेंगे। iostream का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। और यह पूरी लाइन जो आप देख रहे हो हैश इंक्लूड iostream.h, इसको बोलते हैं हैश को प्री प्रोसेसर सिंबल। आप सब अपने रजिस्टर पे लिखना इन सब चीज़ों को। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल और इंक्लूड जो है वह हमारा प्री प्रोसेसर कमांड। और iostream.h हेडर फाइल है जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसमें सी आउट सीन यह सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब देखो जब इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे, फाइल में जाके आप सेव करोगे उस सॉफ्टवेयर में, या आप F2 भी प्रेस कर दोगे तो सेव हो जाएगा। और जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे यानी रन करोगे, आप रन कैसे करेंगे ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। रन करने के लिए जो कमांड यूज होता है वह कंट्रोल F9 यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा आपका। कंपाइल मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया कि आपके प्रोग्राम आप इंग्लिश में लिख रहे हो, देख लो आप सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीन रीडेबल लैंग्वेज। तो जो कंपाइलर है इसको मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंट्रोल F9 कमांड है सी प्लस प्लस के अंदर, किसी भी प्रोग्राम को वह कंपाइल भी करा देगा और आपको एग्जीक्यूट भी कर देगा। तो आप यह सारी की सारी कोडिंग आप सी प्लस प्लस में फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाके आप लिखोगे। लिखने के बाद आप इसको सेव कर लोगे, फिर उसी तरह से फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लोगे। अगर इसका शॉर्टकट की है F2 प्रेस करोगे, अपने आप सेव का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपको फाइल का नाम डाल देना है, कुछ भी नाम। जैसे मान लो अगर हमने पहला प्रोग्राम बनाया तो आप लिख दो फर्स्ट। अपने आप एक्सटेंशन जो है .cpp ले लेता है कंप्यूटर, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी सी प्लस प्लस की फाइल का एक्सटेंशन cpp होता है और कंप्यूटर खुद ले लेगा। जैसे ही आप सेव करोगे, आप नाम डालोगे, अपने आप ले लेगा। आप सेव किए बिना भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो कंट्रोल F9 करके। जैसे ही आपने कंट्रोल F9 किया, स्क्रीन के ऊपर आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, धीरज कुमार। अब आप देखो इसके नीचे हमने और करके भी यह बातें समझा रखी है। इसमें आप देखो गौर करो, जो ऊपर वाली प्रोग्रामिंग की है हमने, उसमें केवल एक हेडर फाइल हमने यूज करा है iostream। चूंकि मैंने आपसे डिस्कस किया कि सी आउट किसके अंदर मेंशन है, iostream के अंदर। जबकि नीचे वाले प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम है कि आपको अपना नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो इसमें क्या है कि हमने दो फाइलें यूज करी है, iostream.h और conio.h। किसी को ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जैसा कि आप देखो वॉइड मेन में हमने 3 लाइनें यूज करी है। बीच वाली लाइन से आप परिचित हैं, सी आउट का काम है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना, क्वेश्चन के हिसाब से करेगा। लेकिन उसके पहले हमने लगाया है CLR SCR। CLR SCR का काम है स्क्रीन को क्लियर करना। यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, पहले स्क्रीन क्लियर होगा, फिर आपका नाम स्क्रीन पे आएगा सेकेंड लाइन के कारण। और getch क्या करता है कि उस चीज को तब तक रोक कर रखेगा जब तक कि आप किसी की को प्रेस ना करें। ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या होगा कि जैसे ही आपने अपना प्रोग्राम रन कराया, धीरज कुमार आएगा और बिल्कुल चला जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। आपको उसका आउटपुट देखने के लिए कंट्रोल F5 दबाना पड़ेगा, तो आउटपुट विंडो खुल के आएगा और फिर आप स्क्रीन पे अपने रिजल्ट को देखेंगे। जबकि नीचे वाले प्रोग्राम में हमने getch का यूज करा। ऐसा नहीं है कि getch का काम आउटपुट को रोक के रखना है, इसका काम है 1 कैरेक्टर इनपुट लेना। लेकिन यह हम यहाँ पे ऑल्टरनेट तरीके से इसको यूज करके हम अपने स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि आप किसी की को प्रेस ना करें। तो आप देखो इसके सामने हमने CLR SCR के सामने कोनियो लिख रखा है और getch के सामने भी conio.h लिख रखा है।
यानी यह दोनों के दोनों फंक्शन हमारे conio.h हेडर फाइल में होता है। तो अगर हम void main के अंदर जो भी नई चीज़ें यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल हमें ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार conio.h लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि CLR SCR के लिए अगर हमने conio लिख दिया तो getch के लिए दोबारा लिखना है। एक बार आपने मेंशन कर दिया, वह पूरे होल प्रोग्राम में जो भी conio के अंदर फंक्शंस मेंशन है वह सारा आप यूज करते जाओगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर है और हमें किन किन हेडर फाइल्स को यूज करना है। तो अभी इनिशियल स्टेज में 2 4 5 क्लासेस जो हमारे साथ आप करेंगे उसमें इन्हीं दोनों हेडर फाइल्स के अंदर के यूज किए गए फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे और करीब करीब पूरे प्रोग्रामिंग में आप इसका यूज करोगे। और जैसे जैसे हम अलग अलग फंक्शन को डिस्कस करेंगे हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर मेंशन है। और यह कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस फंक्शन के अंदर कौन सा काम होता है और वह किस हेडर फाइल के अंदर है। अब आप इसमें एक आप कर सकते हो, यह समझ लो कि जो भी अभी तक आपने सीखा उसका एक होमवर्क हो गया आपके लिए। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वह आप क्वेश्चन खुद से अपने रजिस्टर पे आप करो और देखो कि आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन यह है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑन स्क्रीन। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन करा अभी कि आपको अपना नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो यह हमने कर दिया आपको। यह आपका होमवर्क हुआ कि आपको अपना नाम भी डिस्प्ले करना है, आपका एड्रेस भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है और आपको अपना फोन नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। आप इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। वैसे मैं फिर आगे आपको अगर नहीं होगा मैं इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको कर दूंगा नीचे। अब देखिए एक और प्रोग्राम मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसा आप देखो, आप क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 एंड प्रिंट इट सम। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए आप जिसमें a की वैल्यू 10 लीजिए, b की वैल्यू 20 लीजिए और उसको सम करिए। अब आपको यह समझ आ रहा हो कि यह बेसिक बेसिक सी चीजें हम क्यों करें कंप्यूटर पे। क्या कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन इसी तरह से दो नंबर को ऐड करने और अपना नाम डिस्प्ले करने के लिए है? लेकिन यह हमारी बिगनिंग है। हम इसमें बड़े से बड़े प्रोग्राम को बनाएंगे और इसी लॉकडाउन में मैं आप में इतनी एबिलिटी ला दूंगा प्रोग्रामिंग में कि आप बड़े से बड़े कोड को आसानी से करने लगेंगे बिल्कुल। लेकिन शुरुआत सिस्टम यहीं से है और यहीं से करना है। जैसे अगर आपने इंग्लिश से स्टार्ट की होगी बोलना, तो क्या आपने पहले ही दिन से तो नहीं बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। आपने ABCD सीखी है, सबसे पहले बेसिक सीखा है। बेसिक जिसका स्ट्रांग होगा आगे के प्रोग्रामिंग उसके उतने स्ट्रांग होंगे। चलिए हम सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू असाइन a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 एंड प्रिंट इट सम। जैसा क्वेश्चन में है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 और उसका सम करना है। अब आप प्रोग्राम में कंफर्टेबल हो गए कि दो हेडर फाइल हमने लिया है, iostream.h और conio.h। आपको पता है कि कौन से हेडर फाइल में क्या होता है और कैसे हम लोग नीचे यूज कर रहे हैं। और जिसके आगे हमने कोनियो लिख रखा है यानी वह दोनों फंक्शन कोनियो में है, बाकी सारा चीज हमारा iostream के थ्रू यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 नंबर लेने हैं हमें। सबसे पहले हमने बता रखा है आपको कि सारी कोडिंग हम वॉइड मेन के अंदर ही करेंगे। अगर आप इंट मेन भी ले सकते हो तो मैंने डिस्कस कर रखा है पीछे की वीडियो में, आप देख लेना क्या फर्क है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगा, फिर हमने आपको समझाया था कि वेरिएबल का नाम हमने लिया है a, इसमें कैसी वैल्यू आएगी इंट, तो हमने लिख दिया int a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20 कॉमा c। यानी दो वेरिएबल हमने लिया जिसमें वैल्यू भी असाइन करी जबकि c में वैल्यू असाइन नहीं किया। नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी, यानी राइट साइड से हमेशा लेफ्ट साइड में वैल्यू जाती है, यानी a और b की वैल्यू ऐड होके c में चली जाएगी और c आउट c, तो C की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और वह जो वैल्यू डिस्प्ले होगी उसको गेट ch रोक कर तब तक रखेगा जब तक कि आप किसी की को प्रेस नहीं करते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो आप int a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 जो लिया हुआ है, इसको प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप देखो नीचे हमने लिखा है, हमने ऐसे लिखा कि int a इक्वल टू 10,
INT B इक्वल टू 20, फिर सेमी कॉलन, फिर INT C इक्वल टू सेमी कॉलन, C इक्वल टू A प्लस B और C आउट C। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, दोनों प्रोग्राम से आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी आप प्रैक्टिस करना अपने रजिस्टर पे लिख के। दूसरा, नीचे हमने टिप्स लिख रखा है। टिप्स का मतलब है कि आपको समझा पाऊँ मैं कि क्या फ़र्क पड़ता है बातों में। जैसे अगर आप देखो INT A इक्वल टू 10 लिखा हमने, तो अगर सी आउट ए करते हैं तो ए की वैल्यू 10 है, ए जैसे ही आप करोगे कंप्यूटर के अंदर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। लेकिन अगर इसी ए को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे तो फिर वो 10 नहीं प्रिंट करेगा। जिस चीज़ को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे स्क्रीन के ऊपर वही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, यानी आउटपुट आपका आ जाएगा ए। अगर आपने सी आउट इन्वर्टेड कॉमा बी किया तो सीधे आ जाएगा आउटपुट आपका बी। लेकिन सी आउट बिना इन्वर्टेड कॉमा का बी कर दिया आपने, बिना इन्वर्टेड कॉमा का अगर आपने बी कर दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने बी ऊपर डिफाइन नहीं करा है कहीं, तो बी की वैल्यू मिलेगी नहीं उसे, तो वहां पे एरर आ जाएगा। जबकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, सी आउट ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में, और इसको कैस्केडिंग बोलते हैं। ए मतलब जो चीजें आपने इन्वर्टेड, दो चीजों को एक साथ जोड़ के हमने डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो जिस चीज को आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। जैसे ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू आएगा एज इट इज और ए की वैल्यू आएगी, चूंकि वह इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक और प्रोग्राम आप होमवर्क में आप करो, जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर का सम किया ना, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करो, लिखो आप क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस करना आप अपने रजिस्टर पे कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, राइट अ प्रोग्राम to assign a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30 and print it sum। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मिलेंगे हम, तब तक आप इन सब चीज़ों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।